जय हिंद दोस्तों। हम लक्ष्मीकांत का मूल टेक्स्ट काफी गहराई से पढ़ रहे हैं, फिर उसको अपने हिसाब से उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। मतलब चीजों को एक ऐसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाए। इसी क्रम में आज हम संसदीय व्यवस्था के दोषों के बारे में पढ़ेंगे। संसदीय व्यवस्था क्या है, संघीय व्यवस्था क्या है, सब कुछ समझेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। संसदीय व्यवस्था के दोष। पहले हम लोग लक्ष्मीकांत में क्या लिखा है वो भाषा शैली ज्यों के त्यों पढ़ेंगे, फिर उसे अपने स्तर से समझने का कोशिश करेंगे कुछ उदाहरणों के माध्यम से। ठीक है, यही हमारा पढ़ाने का तरीका होगा। संसदीय व्यवस्था के दोषों में क्या है, हमने उससे पहले संसदीय व्यवस्था के गुण लिखे हैं, पढ़े हैं, इसीलिए यहां पे लिखा है कि उपरोक्त गुणों के बावजूद संसदीय व्यवस्था निम्नलिखित दोषों से भी युक्त है। यहां देखिए, संसदीय व्यवस्था में कई गुण हैं, इसके अलावा कई दोष भी हैं। आपको दोष भी पता होना चाहिए। पहला इसका दोष है कि इसकी सरकार अस्थिर होती है, अस्थिर सरकार। संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती है। कैसे नहीं करती? स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती। इसकी कोई गारंटी नहीं कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी या नहीं। मंत्री बहुमत की दया पर इस बात के लिए निर्भर होते हैं कि वे अपने कार्यकाल को नियमित रख सकें। मंत्री किसकी दया पर निर्भर होते हैं? बहुमत की दया पर। देखो, दया शब्द लिखा है। दया पर इस बात के लिए निर्भर होते हैं कि वे अपने कार्यकाल को नियमित रख सकें। एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है। उदाहरण में दे रहे हैं मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर देवगौड़ा और आई के गुजराल के नेतृत्व वाली सरकारें इसके उदाहरण हैं। कि मतलब हमारी जो संसदीय व्यवस्था है ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, लोगों को व्यापक प्रतिनिधित्व दे रही है, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था दे रही है, बहुत अच्छे अच्छे प्रावधान इस संसदीय व्यवस्था में हैं। लेकिन इसके अलावा इसके कई दोष भी हैं। मतलब संसदीय व्यवस्था क्या करती है? पारदर्शिता तो देती है, अकाउंटेबिलिटी तो देती है, लेकिन स्थिरता नहीं देती है। इसलिए संसदीय व्यवस्था का पहला दोष है अस्थिर सरकार। सरकार स्थिर नहीं हो पाती है। देखिए, अब इसे हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। यह जो संसदीय व्यवस्था है, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसका पहला दोष है अस्थिर सरकार, अर्थात अनस्टेबल गवर्नमेंट। संसदीय जो प्रणाली है इसका मुख्य आधार है बहुमत का समर्थन, मेजोरिटी का सपोर्ट। लेकिन परंतु समस्या पता क्या है? समस्या है कि बहुमत अक्सर स्थायी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका कारण है बहुमत स्थायी, मतलब आज का जो मोदी सरकार है उसे नीतीश जी हट जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू हट जाएंगे तो क्या सरकार गिर जाएगी। इसलिए है, मतलब बहुमत स्थायी नहीं है आज भी, और सरकार कभी भी गिर सकती है। और कैसे गिरेगी? अगर सरकार का बहुमत नहीं रहेगा तो सरकार पे अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा, अर्थात नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा। उसके सहयोगी दल हैं वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार अल्पमत में हो जाएगी। और पार्टी के भीतर ही कोई गुटबाजी हो जाए और कोई सदस्य इधर उधर हो जाए, जैसे कि आपने ये उद्धव ठाकरे वाले मामले में देखा था, पार्टी के भीतर गुटबाजी हो जाती है, तब ये सरकार गिरने का खतरा रहता है। और इनने एक उदाहरण दिया है, किसका? इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट का उदाहरण दिया है। अगर हम 1977 से 77 से 80 के बीच की बात करें तो यह दौर मतलब इनस्टेबिलिटी का था, अस्थिर सरकारों का दौर था। 1975 में आपातकाल के बाद जनता ने खुद, भारत के लोगों ने इंदिरा गांधी को हटा दिया और परिणामस्वरूप मोरारजी देसाई की सरकार 1977 में 1977 में बनी। ठीक है, अब जनता पार्टी में अलग अलग वैचारिक धाराएं थी। कुछ लोग सोशलिस्ट थे, समाजवादी विचारधारा के थे। कुछ जनसंघ वाले जो थे, जो बीजेपी का ही पूर्व रूप था, जनसंघ भी था। और कुछ कांग्रेस वो वाले लोग भी उसमें शामिल थे जो इंदिरा गांधी के विरोधी थे, और अन्य छोटे छोटे दल भी उसमें शामिल थे। ये थी जनता पार्टी। मतलब कांग्रेस के विरुद्ध सब लोगों ने संगठित होकर जनता पार्टी का निर्माण किया था। अब 1979 अर्थात 2 साल बाद ही जनता पार्टी में क्या झगड़े शुरू हो गए, और एक सदस्य हैं इनने चारू मजूमदार। तो चारू मजूमदार ने पहले ही कहा था जब जनता पार्टी बनी थी कि जनता पार्टी की जो सरकार है वो बिना गोंद का कागज है। मतलब जनता पार्टी की सरकार एक किताब तो है मोटी, जो कांग्रेस से भी मोटी हम लोगों को आज दिख रही है, पर उसमें कोई गोंद नहीं लगी है। एक हवा चलेगी ना, जनता पार्टी की सरकार हवा की तरह उड़ जाएगी। और वास्तव में वही हुआ। 2 साल बाद इनका बहुमत टूटा, मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा।
ठीक है। अब क्या हुआ, सरकार गिर गई तो जनता को क्या मिला, जनता को स्थिर शासन नहीं मिला, अर्थात स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिली। तो फिर इंदिरा गांधी ने चौधरी, और क्यों नहीं मिली, क्योंकि इंदिरा गांधी ने एक दाव पेच खेला था चौधरी चरण सिंह के साथ, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। उनसे कहा हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन जब बहुमत सिद्ध करने की बात आई तो इंदिरा गांधी ने समर्थन नहीं किया। चौधरी चरण सिंह क्यों नहीं दिया, क्योंकि इंदिरा जी को लग रहा था यदि अब चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार अर्थात इंदिरा जी की सरकार फिर से आ जाएगी। तो चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो मतलब ऐसे प्रधानमंत्री तो रहे हैं, लेकिन कभी उन्हें संसद में अपना बहुमत सिद्ध नहीं किया है। संसद का सामना किए बिना ही चौधरी चरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ होना जाना नहीं, इंदिरा जी हमें समर्थन देने वाली नहीं। नतीजा फिर से चुनाव हुए और इंदिरा जी भारी बहुमत से लौट आई। ठीक है। इसी प्रकार आप वीपी सिंह की सरकार देख लीजिए। वीपी सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने क्या किया, मंडल कमीशन लागू कर दिया। मंडल कमीशन लागू कर दिया तो पूरे देश में जगह जगह दंगे भड़क गए, लोग आत्मदाह करने लगे। भाजपा के समर्थन से विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे, भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया, इनकी भी सरकार गिर गई। ये 89 से 90 की बात कर रहे हैं। और चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई बात हम 77 से 80 के बीच की बात कर रहे हैं, अब 89-90 की बात कर रहे हैं, 10 साल बाद की। उसके बाद कांग्रेस ने जब भाजपा ने समर्थन खींच लिया विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के लिए, तो चंद्रशेखर ने सरकार बनाई। और किसके समर्थन से, राजीव गांधी के समर्थन से सरकार बनाई, कांग्रेस के समर्थन से। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाई आप मेरी जासूसी कर रहे हैं, उनने भी समर्थन वापस ले लिया, इनकी भी सरकार गिर गई। और बाद में अब 96-97 एचडी देवगौड़ा की सरकार, 97-98 में आई.के. गुजराल की सरकार, ये कुछ महीने सरकारें चली। लेकिन आज भी आप हमारे प्रधानमंत्री को जब क्रम से याद करते हैं तो आप एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, इन सबका नाम याद रखते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल उठा होगा मेरे बारे में कि जब लक्ष्मीकांत ऑलरेडी इतनी डिटेल बुक है, इसमें अस्थिर सरकार को इतने अच्छे से समझाया हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं, फिर आप ये बक बक क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों आप बता रहे हैं ये सब चीजें हमें, इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल? मैं यूं नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं कोई पॉलिटी का प्रोफेशनल टीचर नहीं, आप ये समझ लीजिए। मैं अस्थिर सरकार को इतने डिटेल से इसलिए समझा रहा हूं कि जब किसी देश में स्थिरता की कमी होती है तो आर्थिक सुधार नहीं हो पाते हैं, उसकी विदेश नीति प्रभावित हो जाती है, वो दीर्घकालिक योजनाएं नहीं बना पाती, और परिणाम स्वरूप परिणाम पता क्या होता है? परिणाम बताता हूं आपको। ये जो अस्थिर सरकार है, इसका परिणाम है आज आडवाणी, इसका परिणाम है आज अंबानी। ये किसका है? 91 के एलपीजी रिफॉर्म के बारे में आपने सुना है। हम लोगों को एलपीजी रिफॉर्म क्यों लाने पड़े? क्योंकि हमारे देश में जो सरकार है 1975 के बाद स्थिर सरकार नहीं रह पाई, जोड़ तोड़ की सरकारें बनने लगी। और जब स्थिरता की कमी होती है तब कोई भी विदेशी इन्वेस्टर्स, विदेशी निवेशक, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अपना विश्वास खो देती हैं और वो भारत में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होती हैं। और यह समस्या कहां होगा? यह समस्या बहुदलीय वाले देशों में होगा, बहुदलीय वाले में। अब आप कहोगे कि उससे हमने ये एलपीजी रिफॉर्म ही 1991 से चालू किए हैं, तो फिर इतना कहे? आप देखो 1991 के एलपीजी रिफॉर्म कर दिया, ठीक है। इंद्र कुमार गुजराल की सरकार, एचडी देवगौड़ा की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन में गिरी है। मतलब स्थिति ये थी, हम लोग एक समय था कि चाइना हमारे भारत के लगभग बराबर था कि नहीं था। लेकिन अब क्या है? आज की स्थिति देखिए, चाइना अमेरिका को टक्कर दे रहा है और हम जहां के तहां हैं। उसका रीजन क्या है? 1975 से लेकर 2014 तक हमारे भारत में स्थिर सरकार नहीं बन पाई है। 1970-80 इंदिरा गांधी का दौर, उसके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार स्थिर आई है। लेकिन 1991 का जो एलपीजी रिफॉर्म, जब से हम एलपीजी रिफॉर्म लाए हैं हम, उसके बाद से आज तक मतलब 2014 में स्थिर सरकारें बनी, नहीं तो गठबंधन की सरकारें होती। और गठबंधन की सरकारें जब होती है ना, तो अब जो सरकार निर्णय लेती है वो कोई हार्डकोर निर्णय सरकार नहीं कर पाती है। सरकार बहुत सॉफ्ट निर्णय लेती है और लोक लुभावने निर्णय लेती है ताकि हमारी सरकार नहीं गिर जाए। इसलिए स्थिर सरकार होना जरूरी है। आप कभी कभी डिबेट सुनते होंगे कि भारत में संसदीय व्यवस्था के स्थान प्रेसिडेंशियल व्यवस्था लाई जाए। प्रेसिडेंशियल व्यवस्था में क्या होती है? अगर किसी की सरकार आ गई, एक बार जैसे ट्रंप प्रधानमंत्री बन गए, तो ट्रंप की जो नीतियां होंगी वो 4-5 साल तक चलेंगी। ओबामा में लगातार तो ओबामा की नीतियां 8-10 साल अमेरिका में चली। लेकिन भारत में क्या होता है? भारत में हर महीने 15 दिन में नीतियां बदलना पड़ती हैं, मतलब बहुत अल्पकालिक नीतियां होती हैं ऐसे देशों की। आज की डेट देखिए, आज की जो हमारी सरकार है
बीजेपी की, मोदी जी की तीसरी वाली सरकार है, ये दबाव वाली सरकार है। आप देखना कि जिन जिन दलों के समर्थन से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी उन दलों को ज्यादा लाभ पहुंचाने का कोशिश करेगी ताकि उसे मतलब सत्ता में बनी रहे वो। इसलिए कोई ऐसा निर्णय नहीं ले पाएगा जो देश की ज्यादा तरक्की कर सके। आप समझने का कोशिश कीजिए। इसलिए अस्थिर सरकार नहीं, देश में स्थिरता होना, स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पे अगले पार्ट। अगला क्या है? नीतियों की निश्चितता का अभाव। इसे आप पढ़िए। संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालिक नीतियां लागू नहीं हो पाती। देखो ये लिखा है ना, दीर्घकालिक नीतियां लागू नहीं हो पाती क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। ठीक है, अभी भी अनिश्चितता है मोदी जी की गवर्नमेंट की। सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन से सरकार की नीतियां परिवर्तित हो जाती हैं। मतलब सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन तो क्या होगा? नीतियां भी परिवर्तन। अरे भाई, आपकी सरकार गिरे ना गिरे, हमारे भारत की नीतियां क्यों बदल रहे हो? उदाहरण के लिए लक्ष्मीकांत उदाहरण भी दे रहा है। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार ने पूर्व की कांग्रेस की सरकार की कई नीतियों को पलट दिया। ऐसा ही कांग्रेस सरकार ने 1980 में सत्ता में वापस आने पर किया। मतलब ये घटनाक्रम का प्रारंभ कहां से हुआ कि नीतियों की निश्चितता का अभाव है। नेहरू जी और इंदिरा जी के पहले के कार्यकाल में ऐसा नहीं लगता था कि भारत ऐसा अस्थिर सरकार होगी। जब कांग्रेस की सत्ता भारत में चली गई और मोरारजी देसाई ऐसा जनता पार्टी की सत्ता आई तो उनने क्या किया? कांग्रेस की जो नीतियां चली आ रही थी उन्हें पलटना चालू कर दी। आप जैसे पढ़ते होंगे, योजना आयोग पढ़ा होगा, तो योजना आयोग बनता था, मोरारजी देसाई ने उसे खत्म कर दिया, उसके स्थान पर रोलिंग प्लान चालू कर दिया था। तो ये क्या था? नीतियां जब फिर इंदिरा जी वापस रिटर्न की 1980 में तो उन्होंने मोरारजी देसाई का रोलिंग प्लान खत्म कर दिया, फिर से अपना योजना आयोग चालू कर दिया। तो इसलिए नीतियों की निश्चितता का अभाव होता है। मतलब कोर आइडिया क्या है इसका? कोर आइडिया है कि सरकारें बार बार बदलने से नीतियों में कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है और एक सरकार नीति बनाती है और दूसरी सरकार उस नीति को पलट देती है। इससे देश में दीर्घकालिक विकास, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। यही कारण है आज चाइना हम लोगों से आगे है। इंदिरा जी ने एक अच्छा कार्यक्रम लाई थी, 20 सूत्री कार्यक्रम। आपने कभी सुना होगा 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में। ये कौन लाया था? तो ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का 20 सूत्री कार्यक्रम था। इसे मोरारजी देसाई की सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम को, मोरारजी देसाई की सरकार ने इसे खत्म कर दिया, मतलब इसे क्रॉस कर दिया। अब मोरारजी देसाई की सरकार बहुत अस्थिर सरकार थी, 3 साल भी नहीं टिक पाई, तो इंदिरा जी वापस आई, उनने अपना 20 सूत्री कार्यक्रम फिर से लागू कर दिया। मतलब नतीजा क्या निकला इसका नतीजा ये निकला कि 5 साल में जो भारत की जो नीतियां थी वो 2 बार पूरी तरह से पलट गई। और जब 2 बार पूरी तरह से पलट जाएंगी तो योजनाएं कैसी रहेंगी? योजनाएं अधूरी रह जाएंगी। और जब योजनाएं अधूरी रह जाएंगी तो जनता का और निवेशकों का अर्थात दुनिया का भारत से विश्वास क्या हो गया? विश्वास कम हो गया। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सम्मान से याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए। पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके साथ साथ उनके फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, ये बाद में हमारे प्रधानमंत्री बने, इनने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए। लेकिन जो बाद की सरकारें थी इनका निभा नहीं रही थी अच्छे से। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोखरण 2 किया। मतलब पोखरण 1 इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ, पोखरण 2 जो परमाणु परीक्षण था वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के टाइम पे हुआ। और फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखे क्योंकि मनमोहन सिंह का आइडिया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अटल बिहारी वाजपेयी ने निभाया। अटल बिहारी वाजपेयी दिल पे नहीं लेते थे चीजों को, वो भारत के हित की बात करते थे। इसलिए आज भी हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं। इसी नीतियों की अनिश्चितता का अभाव देखिए। आपने कभी सुना होगा वो बोम्बई केस, जो कर्नाटक राज्य है, एसआर बोम्बई केस कर्नाटक से संबंधित थे, उनके मुख्यमंत्री। 1994 में ये केस हुआ था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि भारत एक संघीय देश है। भारत में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी हैं। और फेडरलिज्म में क्या होता है? राज्य सरकारें भी, इसके कारण नीतियों की अनिश्चितता का अभाव हुआ तो राज्य सरकारें अस्थिर हो जाती हैं। जैसे आपने कर्नाटक सरकार का है तो सेंटर स्टेट जो कोऑर्डिनेशन है कमजोर हो जाता है और इससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रुकती है। स्थिर सरकार वाले देशों की बात करें तो चीन की बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज चीन एक लैंडमार्क उदाहरण है। अमेरिका को टक्कर दे रहा है चीन जैसा, जिसे
मतलब एशिया का मरीज कहा जाता था, चीन को मरीज कहते थे। आप बताइए, स्थिर सरकार वाले देशों में चीन है, यद्यपि लोकतंत्र नहीं है चीन, लेकिन वहां कंटिन्यूटी अच्छी है, जिसके कारण चीन ने लंबी लंबी योजनाएं बनाई और वहां का विकास तेजी से हुआ। भारत में रिफॉर्म्स तो बार बार आए, एलपीजी रिफॉर्म्स और ऐसे उन लोगों का पॉलिटिकल साइकिल भारत में चलता रहता है। अब आप कहोगे कि भाई नहीं हमारे भारत का डेमोक्रेसी इंडेक्स बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छे लोकतंत्र हैं, चीन उतना अच्छा लोकतंत्र नहीं है। चीन में क्या है, चीन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज्यादा है हम लोगों की तुलना में। तो क्या हुआ, आप ये कहने वाले कैसे होते कि भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है? तो मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर रिपोर्ट। वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। आपको एक क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है, ठीक है। इसमें स्पष्ट दिखाया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, इंडिया की कम है, उसमें इंडिया की रैंकिंग काफी नीचे है। हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब नीतियों की निश्चितता का अभाव है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखिए, हम यहाँ चीजें काफी डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। ये तो हो गया नीतियों की निश्चितता का अभाव, बहुत अच्छे से समझ गए हैं, लेकिन मैं यहीं रुकने वाला नहीं हूं। मैं आपको यहाँ ये भी बता देता हूं कि संसदीय प्रणाली है, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को बोलते हैं गवर्नमेंट बाय डिस्कशन, अर्थात हमारे यहाँ जो शासन है डिस्कशन के थ्रू होता है। ट्रंप की मर्जी नहीं चलती है, यहाँ संसद पे डिस्कशन होता है, समझ रहे हैं आप। लेकिन जब क्या होती है, सरकार क्या होती है, बहुत दलों के समर्थन से बनती है, तो हमारी ये पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट बाय डिस्कशन के स्थान पे गवर्नमेंट बाय कंप्रोमाइज बन जाती है। अर्थात चर्चा से शासन है पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेकिन जब समझौतों की सरकार होगी, कई पार्टियों की सरकार मिलकर बनेगी, तो चर्चा से शासन के स्थान पर हम समझौते से शासन में चले जाते हैं। हमें समझौते करने पड़ते हैं, चर्चा को रोकना पड़ता है। और समझौता ज्यादा होने से नीतियां क्या हुई, नीतियां एडहॉक हो जाएंगी। एडहॉक मतलब आपने एडहॉक जज सुने होंगे, एडहॉक जज। अच्छा बताइए, संविधान के किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज की बात कही गई है? ठीक है, कमेंट कर दीजिए आप लोग। तो एडहॉक का मतलब होता है अस्थायी, और जब समझौते ज्यादा होने से हमारे यहाँ नीतियां कैसी होती हैं, अस्थायी होती हैं। अर्थात लॉन्ग टर्म के स्थान पर शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड नीतियां होती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो 1996 से 2004 की हमारी जो सरकारें थीं, छोटी छोटी पार्टियों की मांगों को पूरा करने रहीं। उससे आप परिणाम देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जिसके सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की याद में, वैसे व्यक्ति को 2004 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। क्यों हारना पड़ा अटल बिहारी वाजपेयी को? क्योंकि 1996 से लेकर 2004 का जो युग था, छोटी छोटी पार्टियों का युग था। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, छोटे छोटे दल उभर रहे थे। इससे जो नेशनल पार्टियां थी वो नहीं जीत पाई और नेशनल विजन कमजोर पड़ गया, ठीक है। पर आज की समस्या क्या है, 2025 की समस्या है? 2025 की समस्या है यहाँ फ्रेगमेंटेड मैंडेट्स होता है, कोलिएशन का प्रेशर होता है, गठबंधनों का प्रेशर होता है, और बहुमत साबित करने की चीजें केवल केंद्र की बात ही नहीं, हम राज्यों की भी बात कर रहे हैं। और इसीलिए आजकल आपने सुना होगा कि हमें अपनी चुनाव प्रणाली में बदलाव करना होगा, हमें इलेक्शन में रिफॉर्म्स करने होंगे। अपने यहाँ कौन सा सिस्टम चलता है? अपने यहाँ चुनाव में चलता है, सांसद के चुनाव में एफपीटीपी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का सिस्टम चलता है, ठीक है। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग इलेक्शन रिफॉर्म्स करके इसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व में बदलेंगे, ठीक है। एक सुधार ये होगा। दूसरा, हमने एंटी डिफेक्शन लॉ भी लाया है, पार्टी अनुशासन को, पार्टी डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए और लोकतंत्र के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए हमने क्या किया, 10वीं अनुसूची लाए दल बदल पे। और अब तो हम लोग ये भी विचार कर रहे हैं कि हम नेशनल कंसेंसस और कोर पॉलिसीज ऐसी बनाएं जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, इन पर जो भी दलों की ऐसी सहमति बन जाए कि भले ही कांग्रेस की सरकार आए, बीजेपी की सरकार आए, इंडी गठबंधन की सरकार आ जाए, भाई कोई भी सरकार आ जाए, आप लोग सहमति से योजनाएं बनाते रहो, तो किसी भी सरकार आए पर अपना वो लॉन्ग टर्म जो विजन होता है अपने नेशनल के लिए, अपने भारत के लिए, वो विजन नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे। संसदीय व्यवस्था के दो दोष मैंने आपको समझाए, उसे आप लिखना 2A। कैसे लिखना? 2A एक मेरी छोटी ट्रिक है, इससे आप याद रखना। 2A संसदीय व्यवस्था के दो दोष हैं, एक है अस्तित्व की समस्या और दूसरी है
अनिश्चितता, नीतियों में अनिश्चितता, ठीक है। अर्थात दोनों चीजें 2A से शुरुआत होती हैं, ठीक है। एक तो अस्तित्व की मतलब अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी का उदाहरण कौन सा है? मोरारजी देसाई की सरकार, चरण सिंह की सरकार, चंद्रशेखर की सरकार, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार, एच डी देवगौड़ा की सरकार, अस्थिर सरकारें थी। अनिश्चित नीतियों की बात करें तो जनता पार्टी और इंदिरा गांधी से मैंने आपको समझाया था कि 5 साल में नीतियां एकदम से कभी आसमान में चली जाती, कभी पाताल में, मतलब नीतियों का कोई पता ही नहीं चल रहा था। उम्मीद है इतना आप समझे होंगे, ठीक है। अब हम अगले दोस्त पे चलते हैं। ये किस पे? मंत्रिमंडल की निरंकुशता, ठीक है, इसे समझते हैं। निरंकुशता का मतलब क्या है? मंत्रिमंडल कैसे निरंकुश हो जाता है भारत में? लक्ष्मीकांत क्या कह रहा है? जब सत्तारूढ़ पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो कैबिनेट निरंकुश हो जाती है और लगभग असीमित शक्तियों की तरह कार्य करने लगती है। एच जे लास्की कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था कार्यकारिणी को तानाशाही का अवसर उपलब्ध कराती है। कौन कहते हैं? एच जे लास्की, इनका नाम याद रखना। एच जे लास्की क्या कह रहे हैं कि संसदीय व्यवस्था जो है कार्यकारिणी को तानाशाही का अवसर उपलब्ध करा देती है। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मूर भी कैबिनेट की तानाशाही की शिकायत करते हैं। मतलब ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि ये संसदीय व्यवस्था का मॉडल है, हम ब्रिटेन से लिए हैं, तो वहां के प्रधानमंत्री रैमसे मूर कहते हैं कैबिनेट की तानाशाही की वो भी शिकायत करते हैं। और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के काल को इसका गवाह देते हैं। देखो, राजीव गांधी के काल में अभी तक की सबसे ज्यादा सीटें राजीव गांधी को ही मिली थी और इंदिरा गांधी के काल में इमरजेंसी लगा था, इसलिए इसका ये गवाह माना जा रहा है कि इनके काल में क्या होती, निरंकुशता बहुत ज्यादा हो गई थी। देखिए, जब कोई पार्टी अकेली ही पूर्ण बहुमत में होगी तो फिर वो किसी की नहीं सुनेगी, वो नोटबंदी भी करेगी, उसे किसी का डर भय नहीं, वो CAA भी लगाएगी, क्योंकि उसकी अकेले की सरकार है। जब सरकारें दूसरे दल के समर्थन से बनती हैं तब फिर ऐसे कठोर डिसीजन लेना बस की बात नहीं होती है। आप समझिए, कैबिनेट डिक्टेटरशिप है, मंत्रिमंडल के निरंकुशता, इसका मूल विचार क्या है? मतलब ये है मूल विचार इसका कि जब एक पार्टी का संसद में पूर्ण बहुमत हो जाता है, अर्थात एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है, तब कैबिनेट अर्थात मंत्रिमंडल निरंकुश हो जाता है, अर्थात ऑटोक्रेटिक हो जाता है। अब कैबिनेट क्या करती है? सारी शक्ति अपने हाथ में ले लेती और संसद का काम क्या रह जाता? संसद का काम मात्र मोहर लगाना रहते। हम लोग पढ़े हैं अनुच्छेद 75 के तहत की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जब संसद में पूर्ण रूप से बहुमत होगा तो क्या ही कर लेगा ये लोकसभा? क्यों? क्योंकि भाई ये 10वीं अनुसूची है, दल बदल से चीजें और रिजेक्ट हो गई। अगर मैं भाजपा का कोई मुस्लिम सांसद हूं और भाजपा CAA मतलब ये जो है वक्फ बोर्ड वगैरह पे कोई बिल पास कर रहे हो, मैं चाहता हूं कि मेरी कम्युनिटी के लोग मुझसे नाराज नहीं हो, मुस्लिम के जो ठेकेदार लोग हैं मुझसे नाराज नहीं हो, तब भी मुझे भाजपा का समर्थन करना पड़ेगा, नहीं तो एंटी डिफेक्शन लॉ से मेरी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आएगी होगी। एच टी लास्की कह रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जीक्यूटिव डिक्टेटरशिप। और ब्रिटिश पीएम रैमसे मूर ने भी इसे कहा, कैबिनेट डिक्टेटरशिप के बारे में काफी अच्छे से बताया। लेकिन लक्ष्मीकांत में उदाहरण किसका दे रहे हैं? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का उदाहरण लक्ष्मीकांत में दिया है। तो इंदिरा गांधी के दौर में ऐसा क्या हुआ था? देखिए, नेहरू जी की मृत्यु के बाद शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, शास्त्री जी के बाद क्या हुआ? इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी। लेकिन उस समय मोरारजी देसाई वगैरह और लोग कहते थे कि इंदिरा तो वीक पीएम है, लड़की है, इसके बस की बात नहीं है सरकार चलाना। इंदिरा गांधी ने क्या किया? लोकसभा भंग कराई और इंदिरा गांधी ने कहा हम चुनाव लड़के देख लेते हैं जनता किसके समर्थन में है। और जनता ने 1971 से 1970 इंदिरा गांधी की सरकार रही। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी को जबरदस्त बहुमत मिला और इंदिरा गांधी का नारा क्या था? गरीबी हटाओ। और जनता का समर्थन भरपूर इंदिरा जी को मिला और संसद के बहुमत के कारण उनकी कैबिनेट कैसे हो गई? इंदिरा जी की कैबिनेट हो गई निरंकुश। और निरंकुश इतनी निरंकुश हो गई कि उन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगा दिया और इमरजेंसी लगाई तो उन्होंने मौलिक अधिकार रद्द करना चालू कर दिए, मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी। इस समय क्या होगा? संसद और न्यायपालिका दोनों दबाव में आ गए थे। किसके दबाव में? संसद भी दबाव में आ गई थी। इंदिरा जी से संसद भी दबाव में थी, इंदिरा जी के कारण न्यायपालिका भी दबाव में आ गई थी। हालांकि न्यायपालिका ने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था, लेकिन बाद में फिर इसका निर्णय किसी भारत की जनता ने इंदिरा गांधी को चुनाव में हराया, तब चीजें सब कुछ सही हुई। मतलब भारत के लोगों के पास अंतिम शक्ति है, आप ये समझिए। मतलब ये एक संसदीय प्रणाली का दोष भी है। अगर रही बात राजीव गांधी की, तो 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है तो राजीव गांधी चुनाव लड़ते हैं और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर ऐसी थी कि राजीव गांधी को 400 से ज्यादा सीटें मिली थी और इतने बड़े बहुमत ने उन्हें राजीव गांधी भी निरंकुश हो गए। और संसद में जो मतलब
400 सीटें अकेले राजीव गांधी के पास थी, तो विपक्ष की कोई हैसियत नहीं थी। तो फिर फैसले कौन लेता था? फैसले अधिकतर कैबिनेट और पीएमओ के माध्यम से लिए जाने लगे। और मतलब विश्लेषण इसका ये निकलेगा, आप अगर कहिए तो संसदीय प्रणाली जो है लोकतांत्रिक नहीं रह जाती जब एक पार्टी का बहुमत ज्यादा हो जाता है। बहुमत जब निरंकुशता में बदल जाए तो संसदीय प्रणाली में लोकतांत्रिकता, डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है और संसद का डेमोक्रेटिक डिबेट है वो खत्म हो जाता है। मतलब संसद केवल क्या रह जाती है? संसद केवल मोहर लगाने वाली संस्था रह जाती है। ठीक है, उनने कह दिया पास तो पास, फेल कह दिया तो फेल, उनके ऊपर कुछ नहीं रह जाता। ये संसदीय प्रणाली का एक दोष भी है। जहां बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं कि संसदीय प्रणाली क्या करती है? संसदीय प्रणाली अकाउंटेबिलिटी लाती है, पारदर्शिता लाती है। लेकिन दल बदल विरोधी जो अधिनियम आए, वो आई, 10वीं अनुसूची आई, उसके बाद से तो कोई चाहकर भी उस पार्टी की मैं बीजेपी का सदस्य हूं, फिर भी बीजेपी के अपोजिट में नहीं जा सकता। कारण क्योंकि अगर दल बदल से सदस्यता रद्द हो जाती है, मतलब मंत्रिमंडल की निरंकुशता बढ़ जाती है। एक तरीके से कहो प्रधानमंत्री की बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये संसदीय व्यवस्था का दोष है। अब चौथे दोष पे चलते हैं, शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध। शक्ति पृथक्करण, संसदीय व्यवस्था में विधायक एवं कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होते हैं। ठीक है, मतलब विधायिका कार्यपालिका जो है वो विधायिका का ही पार्ट होता है। मंत्री क्या होते हैं? मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। और कैबिनेट विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों की नेता होती है। कैबिनेट कौन होती है? ये हम पढ़ रहे हैं शक्ति पृथक्करण। ठीक है, पृथक्करण पढ़ रहे हैं। पृथक्करण के विरुद्ध है कौन? और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। उनकी बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, उसमें शक्ति पृथक्करण का बात कही गई। और अमेरिका में शक्ति पृथक्करण बहुत अच्छे से है। हमारे यहाँ फ्यूजन ऑफ पावर से, अर्थात शक्तियों के सम्मिश्रण की बात कही गई है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, अब इसे पढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत क्या करें? संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होते हैं। कैबिनेट विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों की नेता होते हैं। जैसे कि बेगहॉट उल्लेख करते हैं, बेगहॉट कोई संविधानविद हैं, ये उल्लेख करते हैं कैबिनेट कार्यपालिका एवं विधायिका को जोड़ने में हाइफन जैसी भूमिका निभाती है, जो दोनों को जोड़ने के लिए बाध्य हैं। इस तरह सरकार की पूरी व्यवस्था शक्तियों को विभाजित करने वाले सिद्धांत के खिलाफ जाती है। वास्तव में यह शक्तियों का मेल है। हम बोल नहीं रहे, हमारे यहाँ मतलब शक्तियों का सम्मिश्रण है, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत नहीं है। आप ये समझिए। मतलब एक बार फिर आपको समझा देता हूं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहता है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है? विधायिका अर्थात संसद, कार्यपालिका अर्थात सरकार और सरकार के मंत्री, न्यायपालिका अर्थात आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये स्वतंत्र होंगे, आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे। ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत करता है। लेकिन संसदीय प्रणाली जो है, संसदीय प्रणाली जैसे भारत में है, इंग्लैंड में है, यहाँ पे क्या होता है? कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। न्यायपालिका हालांकि स्वतंत्र है, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है आज की डेट में। आज भारत में संविधान सर्वोच्च है। और संविधान क्यों सर्वोच्च है? क्योंकि भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायाधीश स्वतंत्र है भारत में। ठीक है, और ऐसे इनने कहा, बेगहॉट का उल्लेख किया है, वॉल्टर बेग, इनका पूरा नाम है वॉल्टर बेगहॉट। इनने कहा था कैबिनेट इज अ हाइफन विच जॉइंस एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, मतलब कैबिनेट हाइफन की तरह होती है। किसने कहा था? ये बेगहॉट ने कहा था, वॉल्टर बेगहॉट ने कहा था। जो क्या करती है? कार्यपालिका और विधायिका को जोड़ती है। कौन? कैबिनेट। अगर हम लोग कहें यूके और भारत की बात कर रहे थे, मतलब ब्रिटेन, उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे यूके, यहाँ यूके मतलब ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। तो ब्रिटेन में एक समस्या है कि प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के ही सदस्य होते हैं। भारत में भी प्रधानमंत्री और मंत्री लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। मतलब इसका यह है कि वही व्यक्ति कानून बनाएगा। मोदी जी ही तो CAA है, वक्फ बोर्ड बिल है, कौन ला रहा है? मोदी जी है। मोदी जी तो मतलब विधायिका में भी मोदी जी बैठे हैं और कार्यपालिका में लागू भी मोदी जी ही करा रहे हैं। दोनों काम मोदी जी कर रहे हैं। जबकि ट्रंप साहब क्या करते हैं? ट्रंप वो काम करते हैं जो कांग्रेस जो कानून बना देती है उसको लागू कराने का काम है ट्रंप का। ट्रंप कोई कानून नहीं बनाते हैं, जबकि हमारे मोदी जी कानून भी बनाते हैं, क्योंकि ये विधायिका के भी सदस्य हैं। और यही बात, अगर आप कहोगे इसमें क्या बुराई क्या है? अच्छी बात है, मैं ही कानून बनाऊंगा, मैं लागू करवा दूंगा, अच्छी बात है। आप सुनिए, इंदिरा गांधी का केस 1970 का उदाहरण है। इंदिरा गांधी सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं थी, बल्कि संसद पे उनका पूरा नियंत्रण था। संसद में जो भी कानून बनता था वो इंदिरा जी ही लागू करवाती थी। और इससे क्या होता है? शक्तियों के पृथक्करण की जो अवधारणा थी लगभग खत्म हो गई थी। इसका एक बढ़िया सा उदाहरण है एडीएम जबलपुर केस। एडीएम जबलपुर केस में न केवल संसद पे ही इंदिरा जी का कंट्रोल था, बल्कि न्यायपालिका भी इंदिरा जी के दबाव में आ गई थी। एडीएम जबलपुर केस 1976 का उदाहरण है।
यहाँ पे पता ईडीएम जबलपुर केस में क्या हो रहा था, मतलब ऐसा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं को पकड़ पकड़ में के जेल में डाल दिया गया था, मोरारजी देसाई को जेल में डाल दिया गया। तो फिर लोग जबलपुर हाई कोर्ट में केस गया, तो न्यायपालिका ने मतलब जबलपुर के एडीएम क्या कर रहे थे, किसी वहां के नेताओं को पकड़ के डाल रहे थे, उससे संबंध में केस था। न्यायपालिका ने कहा ठीक है, आपातकाल लगाया है, हैबियस कॉर्पस एक रेट होता है, अनुच्छेद 32 के तहत रेटें होती हैं, ठीक है। उन्होंने कहा इसमें हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सब चीजें लागू नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये सरकार करवा रही है, इसमें न्यायपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये मतलब न्यायपालिका का बहुत गलत डिसीजन है, हालांकि फिर इसे बाद में सुधारा गया है, आप समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आप यहां एडीएम जबलपुर केस को समझ लेंगे तो इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या क्या हो रहा था वो चीजें बहुत अच्छे समझ जाएंगे, और न्यायपालिका का भी क्या चल रहा था वो भी आप समझ सकते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोगों का काम ही है डिटेल से पढ़ना, यहाँ वही लोग पढ़ें जो डिटेल से पढ़ना चाहते हैं। एडीएम जबलपुर केस क्या था, ये आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए मतलब 1975 में क्या था, 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई थी। और आपातकाल में क्या हुआ था, प्रेस की आजादी पर रोक लगा दिया था, ठीक है। प्रेस की आजादी पे रोक लगा दिया, प्रेस पे, ठीक है, प्रेस पे आजादी पे रोक। उनके राजनीतिक विरोधी थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, मतलब राजनीतिक विपक्षी लोगों को, विपक्षियों को क्या किया था, गिरफ्तार करना चालू कर दिया था इंदिरा गांधी ने, गिरफ्तार, ठीक है। और नागरिक स्वतंत्रता अर्थात इसी में फंडामेंटल राइट्स, जो आज हमारे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार को क्या कर दिया था, निलंबित कर दिया था। मूल अधिकार कैसे हो गए थे, ये भी सस्पेंड हो गए थे मूल अधिकार भी। और ये कैसे किया था, ये विपक्षी लोग गिरफ्तार, प्रेस बंद, ये कैसे किया था, मैं मतलब इन लोगों को गिरफ्तार किया, आप सुनिए। अनुच्छेद 22 में है, क्या है, प्रिवेंशन से संबंधित है, प्रिवेंशन डिटेक्शन से संबंधित है अनुच्छेद 22। एक कानून था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा 1971। देखिए इसका मतलब हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कोई हम खराब चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब आपके पेपर में डायरेक्ट आती हैं चीजें। किस अनुच्छेद से प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, जब पोटा वगैरह होता है आतंकवादियों पे लगता है, वैसे इंदिरा गांधी ने क्या किया, विपक्षी नेता को आतंकवादी घोषित कर दिया एक तरीके से, और एक एक्ट बनाया मीसा 1971 में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत इनने क्या करते हैं, लोगों को जेल में डालना चालू कर दिया। अब लोग जेल में गए तो कई बंदी, मतलब इनने क्या किया लोगों ने, अब जो लोग नेता जेल में चले गए तो नेता की पार्टी वाले, परिवार वाले कहाँ गए, कोर्ट में गए, और उन्हें हैबियस कॉर्पस की रेट डालना चालू की। अब आप कहोगे हैबियस कॉर्पस क्या होता है, हैबियस कॉर्पस का मतलब जो होता है, अगर सरकार किसी को गैर कानूनी ढंग से बंद कर दे तो अदालत आदेश देकर उन्हें छुड़वा सकती है, ये होता है हैबियस कॉर्पस, ठीक है। अब कई हाई कोर्ट्स ने सरकार के खिलाफ निर्णय देना चालू कर दिया, तो अब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो विपक्ष के एक व्यक्ति थे शिवकांत शुक्ला, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित है, आर्टिकल 21, आप मूल अधिकार पढ़ेंगे तब इसे समझना। और सरकार की तरफ से कौन थे, एडीएम जबलपुर, अर्थात जबलपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम जबलपुर सरकार की ओर से, शिवकांत शुक्ला विपक्ष की ओर से थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, 5 जजों की बेंच इसमें बैठी, और इसके चीफ जस्टिस क्या है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इसके सीजीआई थे उस समय एएन रे, ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, एएन रे। देखिए 1973 में केशवानंद भारती केस आया था, उसमें एएन रे ने सरकार का समर्थन किया था। तो क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, जिन लोगों को वास्तव में मुख्य न्यायाधीश बनना था उन्हें मुख्य न्यायाधीश नहीं बना के, ये चौथे नंबर पे शायद थे एएन रे, इन्हें मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। जब इंदिरा गांधी जी के बनाए हुए मुख्य न्यायाधीश थे तो इनने एडीएम जबलपुर केस में भी फैसला किसके पक्ष में दिया, इंदिरा जी के पक्ष में दिया, ठीक है। और इसमें मतलब 5 में से 4 जज एएन रे चीफ जस्टिस थे, 5 में से 3 जज और एएन रे के साथ हो गए, तो 4 जज तो सरकार के समर्थन में थे, 1 जज अपोजिट में थे। मतलब ऐसे समझिए, बात ये हुई कि इमरजेंसी के दौरान चाहे अनुच्छेद 21 हो या कोई भी मौलिक अधिकार हो, पूरी तरह से सस्पेंड माने जाएंगे। ये कौन कह रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। किसी नागरिक को अदालत में जाकर राइट टू लाइफ या राइट टू लिबर्टी की याचिका करने का अधिकार नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। यानी सरकार अगर चाहे तो किसी को भी जेल में डाल दे,
नागरिक का कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। अगर सरकार किसी को गोली मार दे तो भी नागरिक अदालत में नहीं जा सकता। इसका सीधा सा मतलब ये था, ठीक है। और इसके अपोजिट में एकमात्र जज खड़े थे, उनका नाम था HR खन्ना, अकेले थे जो विरोध में थे। HR खन्ना ने क्या कहा कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इतनी मूलभूत चीज है कि इसे चाहे आपातकाल लगा दो या फिर दुनिया का कोई भी काल लगा दो, इसे नहीं, किसी भी आदमी का जीवन आप नहीं छीन सकते। ये कौन कह रहा है? HR खन्ना। उन्होंने बताया कि संविधान भले ही सस्पेंड हो जाए लेकिन नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार हमेशा बने। संविधान तो हमारा संविधान सभा के माध्यम से अभी बना है। 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकृत, नियमित और आत्मर्पित किया। उससे पहले भी तो नेचुरल जस्टिस था, प्राकृतिक न्याय तो हमेशा रहेगा। HR खन्ना का कहना यह था। मतलब HR खन्ना इसी बात से लगा कि इंदिरा गांधी के विरोध में चले गए। अब परिणाम इसका पता क्या हुआ? परिणाम इसका यह हुआ कि ADM जबलपुर केस, इसे आज तक हमारी न्यायपालिका के इतिहास का डार्क चैप्टर अर्थात काला अध्याय कहा जाता है। और इंदिरा गांधी ने क्या किया? HR खन्ना की बात, ए एंड रे के बाद सीनियरिटी में HR खन्ना का नाम था, तो HR खन्ना को इंदिरा गांधी ने क्या चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया। इंदिरा गांधी ने उन्हें सजा दी इस बात की कि आप हमारे विरोध में गए तो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनोगे, ठीक है। ये बाद में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई, उनने 42वें संशोधन 1976 को काउंटर करने के लिए 44वां संशोधन 1978 पारित किया और उसमें स्पष्ट कहा कि भले ही आपातकाल लग जाए, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। समझ गए आप? आज का प्रावधान यह है कि इमरजेंसी में भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जो ये कब होता है, मतलब किस आर्टिकल से ये चीजें सस्पेंड होते हैं, मौलिक अधिकार सस्पेंड किस आर्टिकल के थ्रू होते हैं बताइए। उससे पहले आपको संविधान का भाग 18 देखना पड़ेगा। कौन सा भाग? भाग 18। देखो, मैंने जब संविधान के सभी भाग याद कराए थे ना, तो वहां ये सब भागों की बहुत अच्छी ट्रिक दी थी। आप लोग चाहें तो वो भाग देख सकते हैं। जैसे मुझे इंडिविजुअली सब पता चल जाता है कि भाग 18 में 352 से 360 तक ये आपातकाल से संबंधित बात कही। और 352 के तहत जो लगता है ना, राष्ट्रपति शासन, मैं इसी की बात कर रहा हूं। ये राष्ट्रपति शासन नहीं, गलती से कह गया, राष्ट्रीय आपातकाल, इसे हटा देता हूं। राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है ना 352 के तहत। अच्छा, राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल से लगता है? अगर निकल गया तो बताइए। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन भी भरपूर लगाया, मोरारजी देसाई ने भी, कांग्रेस की सरकारें निलंबित की, इनने ये मतलब ऐसा चल रहा था हमारे यहाँ। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। 21 आर्टिकल से लगता है, 352 से लगता है। इसी में अनुच्छेद आता है 358। 358 क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया हो अनुच्छेद 352 के तहत और उसका कारण क्या हो, युद्ध हो या बाहरी आक्रमण, इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आप समझिए, 44वें संशोधन 1978 से हमें इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा दिए। पहले ये भी प्रावधान था। इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के आदम, ये मीसा है, मीसा भी मैंने बताया था ना, इसका फुल फॉर्म अर्थात ये इंटरनल से संबंधित है। और आज के डेट में क्या होता है, भारत पे यदि चीन आक्रमण कर दे या पाकिस्तान आक्रमण कर दे या फिर हमारा किसी देश के साथ युद्ध चालू हो जाए, तो ये 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाए थे क्या? कमेंट में आंसर दूं, ठीक है। तो ये दो आधार पे, मतलब या तो वॉर के आधार पे या एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पे ही अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। और यदि ऐसा राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो अनुच्छेद 358 क्या बोलेगा? अब 358 की बारी आएगी। 358 बोलेगा अनुच्छेद 19 जो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19 उसमें 6 स्वतंत्रताएं दी हैं, भाषण की, संगठन की, निवास की, आवागमन की, पेशा की अर्थात प्रोफेशन की और संपत्ति की। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई, इसे आप रखो संप्रूव के नाम से याद। भाषण को हम कहेंगे स्पीच, संगठन को कहेंगे एसोसिएशन अर्थात असेंबली करने का अधिकार है, संप्रूव एम से होगा मूवमेंट, निवास का अधिकार, और प्रोफेशन का अधिकार, रेजिडेंट का अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार। इससे आप समझ लीजिए ये संप्रूव एक ऐसे ही वो है, उससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होंगे? 358 कह रहा है यदि 352 के तहत आपातकाल लग जाएगा तो 358 के तहत
अनुच्छेद 19 की सभी स्वतंत्रताएं जो मौलिक अधिकार हैं स्वतः निलंबित हो जाएंगी, इनको निलंबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए सरकार को अलग से कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होगी। और इमरजेंसी खत्म हो गई तो क्या होगा, इमरजेंसी जैसे ही खत्म हो जाएगी अनुच्छेद 19 वाले फंडामेंटल राइट फिर से अपने आप ही बहाल हो जाएंगे। हाँ, अगर सरकार चाहे, वैसे तो ये अपने आप ही बहाल हो जाएंगे, लेकिन अगर सरकार चाहे तो इमरजेंसी खत्म होने के बाद भी अनुच्छेद 19 मतलब खत्म होने के बाद सरकार ऐसे कानून भी बना के रख सकती है जो अनुच्छेद 19 को खिलाफ हो, मतलब अनुच्छेद 19 को कम करते हैं। समझ गए आप। अब आपातकाल की बात कहूं तो 1971 में बांग्लादेश युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, वो बॉर के आधार पर था, इंदिरा जी ने लगाया था। उस दौरान अनुच्छेद 19 अपने आप सस्पेंड हो गए थे। मतलब अनुच्छेद 19 यदि सस्पेंड हो जाएंगे तो नागरिकों को भाषण करना, प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। ठीक है, ये है अनुच्छेद 19। देखो मैंने यहाँ 352 भी बता दिया, 358 भी, अनुच्छेद 19 भी बताया। अब आते हैं 359 पे। अब आर्टिकल 359 क्या कह रहा है इसे समझते हैं। 58 तो कह रहा है कि अनुच्छेद 19 खत्म हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा, जैसे इमरजेंसी खत्म ये स्वतः लागू भी हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक होता है। 358 359 क्या कह रहा है, जब भी नेशनल इमरजेंसी लागू हो तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अर्थात विशेष आदेश द्वारा यह घोषित कर सकते हैं कि नागरिक मतलब भारत के नागरिक अपने किसी भी फंडामेंटल राइट को एनफोर्स नहीं करा सकते। मतलब अपने किसी भी फंडामेंटल राइट को क्या नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि भाई मेरी संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या मेरी समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, मुझे आरक्षण नहीं मिल रहा है या उनको आरक्षण मिल रहा है, इस आधार पर न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, अगर 352 के तहत इमरजेंसी लगी है और राष्ट्रपति 359 के तहत ऐसा कोई आदेश निकाल देते हैं तो नहीं जा सकते हैं। यानी नागरिक फंडामेंटल राइट की कोर्ट में रक्षा नहीं करा सकते अपनी। अब आप मुझे ये बताइए, जो 359 के तहत जो फंडामेंटल राइट को निलंबित करते हैं, इसमें पूरे राइट ही निलंबित कर देते हैं क्या राष्ट्रपति अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से राइट को निलंबित कर देते हैं क्या? नहीं भाई। 359 कह रहा है राष्ट्रपति का आदेश होगा, राष्ट्रपति आदेश देंगे, विशेष आदेश देंगे अर्थात ऑर्डर देंगे। राष्ट्रपति का ऑर्डर की बात कर रहा है कौन? 359 बात कर रहा है। तो राष्ट्रपति के ऑर्डर में इतनी शक्ति नहीं है कि फंडामेंटल राइट राइट को निलंबित कर दे। ये राइट को निलंबित नहीं करते। तो फिर ये क्या करते हैं, ये राइट तो किताब पे बना रहता है और ये क्या करते हैं, रेमेडी को निलंबित करते हैं। मतलब समझिए, अधिकार तो मौजूद रहते हैं लेकिन आप उन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। सस्पेंशन जो होता है वो केवल रेमेडी का होता है, राइट का नहीं होता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि रेमेडी और राइट में थोड़ा अंतर बताएं। राइट मतलब क्या होता है, यह वह मूल अधिकार है जो संविधान ने आपको दिया, जैसे अनुच्छेद 19 इक्वलिटी का अधिकार, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये है राइट। रेमेडी क्या होती है? रेमेडी होती है न्याय का उपाय अर्थात उपचार। अगर आपको कोई फंडामेंटल राइट तोड़ा जाता है तो आप अदालत में जा सकते हैं और उसे इन्फोर्स करा सकते हैं। ठीक है, ये होती है रेमेडी। रेमेडी आपको अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट में मिलती है, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट से रेमेडी आपको मिलती है। मतलब ये है, उदाहरण से आप समझो कि मान लो आज भारत में इमरजेंसी लगी हो, आपको पुलिस ने बिना वजह से हिरासत में लिया, बिना वजह से पुलिस आपको हिरासत में ले लेती है। अगर ये सामान्य स्थिति की बात है, जैसे बिना इमरजेंसी की बात हो रही है, तो हाई कोर्ट में आप जाएंगे कि हैबियस कॉर्पस एक रेट होती है वो फाइल करेंगे और कोर्ट आदेश देके आपको छुड़वा देगा कि किसी को बेवजह आप हिरासत में नहीं रख सकते। लेकिन वही अगर इमरजेंसी की पीरियड की बात है, इंदिरा गांधी की पीरियड की बात हो, तो अगर राष्ट्रपति ने आज अनुच्छेद 359 से ऑर्डर जारी कर दिया कि राइट टू लिबर्टी अब खत्म हो जाएगी, तो क्या होगा, तो आप कोर्ट में जाएंगे तो पर आपको न्याय नहीं मिलेगा। कोर्ट में इन्फोर्स करने का दरवाजा बंद होगा, लेकिन किताब में वो अधिकार जिंदा रहेगा। किताब में अधिकार जिंदा रहेगा लेकिन कोर्ट में इन्फोर्स करने का दरवाजा बंद होगा। ये है रेमेडी। रेमेडी निलंबित होती है अनुच्छेद 359 के तहत, जबकि ये 358 के तहत पूरा राइट ही निलंबित हो जाता है अनुच्छेद 19 का। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। और अब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो आप लोग फिर से फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए अदालत में जा सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई, ये 359 की बात हो गई। अब हम लोग आते हैं इस पे 44वें संशोधन 1978 पे।
44वें संशोधन 1978 में क्या किया, जब इंदिरा गांधी का जो आपातकाल है सब लोगों पर इतना भारी पड़ा, और सबसे ज्यादा कौन पीटे गए थे इसमें, जो जनता पार्टी के नेता थे, जनता पार्टी के नेता ही की सबसे ज्यादा धुलाई हुई थी। और फिर जनता पार्टी की सरकार आई तो ये 44वां संशोधन लेके आए। क्यों लाए, क्योंकि ये इसके पीड़ित थे। तो इनने क्या किया, इनने कहा कि इमरजेंसी का दुरुपयोग 1975-77 में हुआ, तो अब हम एक प्रावधान करते हैं संविधान में कि अनुच्छेद 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस, अर्थात अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात अनुच्छेद 20 कहता है। और अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, चाहे इमरजेंसी हो। आज 2025 में यदि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने लिखित सलाह के आधार पर, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह की जो कैबिनेट है यदि लिखित सलाह देगी, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या करेंगी, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगा देंगी। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, राष्ट्रपति अगला आदेश जारी करेंगे 359 के तहत हम सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित करते हैं। लेकिन 44वें संशोधन 1978 के तहत द्रौपदी मुर्मू के हाथ में वो शक्ति नहीं है कि वो अनुच्छेद 20 को और अनुच्छेद 21 को निलंबित कर सकें। पर उस समय इंदिरा गांधी के टाइम पे जो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, उनके पास वो शक्ति थी कि वो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित कर सकते थे। लेकिन उसके बाद जो राष्ट्रपति बने उनके पास वो शक्ति किस संशोधन से छीन ली गई, 44वें संशोधन 1978 के पास। आज राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित करने की शक्ति नहीं है, आप समझ लीजिए। ठीक है, मतलब बात ये है। और इसी के बाद जैसे मान लो एडीएम जबलपुर के 1976 है, इंदिरा गांधी का सत्ता चली जाती है, मोरारजी देसाई की सरकार आती है। तो अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक वो आएगा, एक केस, फेमस केस होगा मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, उस केस में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट अपनी इस भूल को सुधारता है, जो एडीएम जबलपुर केस 1976 में की थी, उस भूल को सुधारता है और अनुच्छेद 21 को मतलब विश्व का सबसे शक्तिशाली मौलिक अधिकार बना देता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट। आज आप राइट टू प्राइवेसी सुनते हैं, जो इंटरनेट वगैरह है, राइट टू इंटरनेट का अधिकार, सूचना का अधिकार के तहत राइट टू प्राइवेसी, आप ये सूचना का अधिकार, मतलब जितने भी अधिकार आप सुन रहे हैं, मतलब पूरे मौलिक अधिकार एक तरफ, अनुच्छेद 21 एक तरफ आज स्थिति है। अनुच्छेद 21 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा व्याख्या की है। तो किस कारण से, जो एडीएम जबलपुर केस 1976 में जो गलतियां की थी, उसे को मेनका गांधी के केस में क्या किया, सुधारा गया। और तब से आज तक सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 21 की बहुत ज्यादा व्याख्या, सोने का अधिकार, जब बाबा रामदेव को उनने क्या किया था, कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली के रामलीला मैदान से जब सोते हुए उन्हें उठा ले गए थे, तो बाबा रामदेव के केस फाइल किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हर आदमी को सोने का अधिकार है, जीवन जीने के अधिकार के तहत सोने का अधिकार भी शामिल है, डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार शामिल है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो ठीक है, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे शक्तियों के पृथक्करण कैसे होता है, मतलब बहुत चीज हम डिटेल से समझे। हम लोगों का लक्ष्य थोड़ी है कि हम लोग ये संविधान ही पढ़ेंगे कि ऐसे ही पढ़ेंगे। हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोगों को एग्जाम निकालना, और एग्जाम तभी निकलेगा जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे। और खासकर मेंस में तो जब आपको नॉलेज होगा, तभी जब चीजों की जानकारी होगा, तो आपको ये प्रेशर नहीं रहेगा कि मेंस का क्वेश्चन, जब पता है तो हम लोग लिख सकते हैं चीजें। जो डाटा फैक्ट मैं बता रहा हूं, इनका आप मेंस के एग्जाम में डायरेक्ट उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, जब एडीएम जबलपुर केस अनुच्छेद 359, 58, 359 सब चीजें देखिए, हालांकि ऐसा नहीं है, चीजें 358, 359 तो आपको लूसेंट में भी मिल जाएंगी, वो चीजें राष्ट्रीय आपातकाल वगैरह मिल जाएगी। लेकिन किन चीजों को कहां पे पढ़ना है, उनको कैसे जोड़ के, हम लोगों का काम है कि हम हर चीज को जोड़ के पढ़ रहे हैं और समझ के पढ़ रहे हैं, बस इसीलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूं। हालांकि मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि इससे मेरे बहुत ज्यादा व्यूज हो जाऊं और मैं बहुत अच्छा, ये लगने लगे कि बहुत अच्छा पढ़ाने वाला हूं। नहीं भाई, मैं चीजों को एक ही साथ उपलब्ध कराना चाहता हूं। ठीक है, एक जगह पे सारी चीजें एकदम कहानी की तरह उपलब्ध हो जाएं, सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई, इंटरलिंक की, तब आप देखना इस निराकार ब्रह्म को साकार रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आज जब आपके अंदर ये निराकार ज्ञान भर जाएगा तो साकार नौकरी आपको जरूर मिल जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नंबर 5 पे, अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। इसमें लक्ष्मीकांत क्या कह रहा है, इसे पढ़ते हैं। संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से परिचालित नहीं होती। ये 5वें नंबर की हम पढ़ रहे हैं। संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से परिचालित नहीं होती क्योंकि मंत्री अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। अब कोई मंत्री रक्षा मंत्री है तो कौन सा उसने
अब हम चलते हैं इसमें, मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री के पास सीमित विकल्प होता है। अगर प्रधानमंत्री के पास प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन कैसे करता है, कौन सा आर्टिकल कहता है? देखो आर्टिकल 74 क्या कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे, कहता है ना। ठीक है, तो और कौन, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री के पास जो विकल्प होते हैं वो कैसे होते हैं? सीमित विकल्प होते हैं। और उसकी संसद सदस्यों तक प्रतिबंधित, उसकी पसंद कहां तक प्रतिबंधित रहती है? संसद सदस्यों से। क्योंकि हमारे यहाँ प्रावधान क्या है कि संसद का सदस्य ही मंत्री हो सकता है, बाहर का कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता। अगर बाहर का व्यक्ति मंत्री बनता है तो उसे संसद का सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है और बाह्य प्रतिभा तक विस्तारित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त मंत्री अधिकांश समय अपने संसदीय कार्यों में, और मंत्री बनने के बाद भी कौन से वो, मतलब आज राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है तो कितनी बार वो रक्षा के काम में व्यस्त रहते हैं, वो संसदीय कार्यों में, कैबिनेट की बैठकों में एवं दलीय गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। बिहार में चुनाव है, ये कौन जीत रहा है, सब ये सब दलीय गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। कौन? मंत्री लोग। संसदीय और राष्ट्रपति व्यवस्था की तुलना, उनकी विशेषताओं, गुण और दोषों। अच्छा, ये तो 13.1 में एक तालिका दी गई है। संसदीय व्यवस्था जो भारत की है और इंग्लैंड की, और राष्ट्रपति व्यवस्था जो श्रीलंका की है और तुम्हारी अमेरिका की है, इनकी बीच की तुलना की बात करी गई है, गुण और दोषों के। 13.1 की तालिका में है। हालांकि अभी हम अक्सर व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन की बात कर रहे हैं, इसे मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसके एक एक प्रावधान का आर्टिकल आपको बता देते हैं। आप बहुत कंफ्यूजन में लग रहे होंगे कि अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन कैसे होता है। इसमें लिखा है कि मतलब क्या होता है, ये जो प्रधानमंत्री, ये कौन, मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री के पास सीमित विकल्प होते हैं। आप ये समझिए, इससे आप एक बात तो स्पष्ट होगा, मंत्रियों का चयन कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। अब सीमित विकल्प को समझते हैं। क्या आप कह रहे होंगे क्या सीमित विकल्प होते हैं? सीमित विकल्प होते हैं, इसे हम समझते हैं। देखो, आपको पता होना चाहिए, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पता होना बहुत जरूरी है। सीमित विकल्प, ठीक है, ये लिखा है सीमित विकल्प, ठीक है। कैसे होते हैं? मान लो संसद के मतलब सीमित विकल्प का तात्पर्य, संसद मतलब ये है कि इसका कारण है कि संसद के भीतर से ही मंत्री बनाए जाते हैं। बाहर से स्वतंत्र रूप से विशेषज्ञ या प्रतिभाशाली लोगों को नहीं चुना जा सकता। क्यों नहीं चुना जा सकता? उसका मैं रीजन बता देता हूं। आपने आर्टिकल 75 का 5 पढ़िए, उठा के 75 का 5 क्या कह रहा है? यदि कोई व्यक्ति मंत्री नियुक्त होता है और वह संसद का सदस्य नहीं होता, संसद मतलब वो लोकसभा का और चाहे राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, तो उसे 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा वह मंत्री नहीं रह सकता। इसलिए जो मंत्रियों का चयन का विकल्प है केवल संसद सदस्यों तक ही सीमित रहता है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात देखिए, एक तो एक सीमित विकल्प की है, उसी के नीचे देखो, सीमित विकल्प के नीचे ये लिखा है कि उसकी पसंद संसद सदस्यों तक ही प्रतिबंधित रहती है, मतलब प्रतिबंधित रहती है, और बाह्य प्रतिभा तक विस्तारित नहीं हो पाती। किसकी पसंद? प्रधानमंत्री की पसंद संसद के सदस्यों तक प्रतिबंध रहेगी और बाह्य प्रतिभा तक विस्तारित नहीं हो पाएगी। इसका मतलब क्या है? कौन रोक रहा है? प्रधानमंत्री को कौन रोकता है? प्रधानमंत्री को रोकता है अनुच्छेद 75 का 1। 75 का 1 क्या कह रहा है? 75 का 1 कह रहा है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त करते हैं, परंतु उन मंत्रियों को संसद का सदस्य होना आवश्यक है। और उसके अलावा अनुच्छेद 84 संसद सदस्य और अनुच्छेद 84 रोकता है, अनुच्छेद 102 रोकता है। अनुच्छेद 84 में क्या है? अनुच्छेद 84 में योग्यता की बात कही गई, योग्यता की, संसद सदस्यों की योग्यता की बात अनुच्छेद 84 में कही गई। और अनुच्छेद 102 में किसकी बात कही गई? अपात्रता की, अयोग्यता की बात कही गई, अर्थात अयोग्यता की। ठीक है, ये किसमें कही गई? ये 102 में कह रही। ये 3 आर्टिकल है, 75 का 1, 84, 102। ठीक है, और ये चौथा आर्टिकल 75 का 5 कह रहा है। मतलब 75 का 1 कह रहा है कि मान लो मुझे, अगर हम लोग ये संविधान पढ़ने लगते हैं और इस तरीके से हम लोग गहराई से संविधान पढ़ेंगे, हम संविधानविद बन जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कहें कि भाई ये तो संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता है, इन्हें विधि मंत्री बना दो। ठीक है, अब हमें क्या है, प्रधानमंत्री विधि मंत्री बनाएगा किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 75 के वन के तहत। ठीक है, प्रधानमंत्री ने हमारे नाम की सिफारिश कर दी, राष्ट्रपति ने हमें विधि मंत्री बना दिया। तो अभी हम तो कोई लोकसभा के सदस्य नहीं हैं, तो हमें 6 महीने के अंदर किसी ना किसी, मतलब चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। ये अनुच्छेद 75 का 5 कह रहा है। ठीक है, अब मैं विधि सदस्य बनकर कंटिन्यू कर सकता हूं, तो कौन दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी आती है आपकी, मैं तो बन गया विधि मंत्री, अब आपकी बारी आती है। मान लो आप मोदी जी को पसंद आ गया, मुझसे मुलाकात नहीं हुई, आपसे मुलाकात होगी मोदी जी की, आप विधि मंत्री बन गए। अब आपको विधि मंत्री मोदी जी बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप इसी तरीके से पढ़े हैं, तो संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता बन गए। जैसे कि रंजन गोगोई को राज्यसभा के सदस्य नामित किया गया था। रंजन गोगोई कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। वैसे ही आपको भी वो सोचे, प्रधानमंत्री सोचे कि भाई इन्हें भी राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित कर दिया जाए और ये बन जाएंगे विधि मंत्री। अब आपका उम्र है 25 साल, कितना? 25 साल आपका उम्र है, और राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित करने के लिए योग्यता की बात अनुच्छेद 84 में लिखी है, और 84 में वो योग्यता कितनी है? वो योग्यता है 30 साल। अब आप 30 साल के हो ही नहीं, तो आप भले ही कितने भी बड़े संविधान के ज्ञाता हो, मोदी जी के मित्र भी हो, तब भी मोदी जी आपको राज्यसभा का सदस्य नहीं बना सकते, क्योंकि आपका इतना उम्र नहीं होगा, तो आप राज्यसभा का सदस्य नहीं बन पाएंगे, और राज्यसभा का सदस्य नहीं बन पाएंगे तो आप फिर मंत्री नहीं बन पाएंगे। मतलब प्रधानमंत्री के पास बहुत सीमित विकल्प होते हैं। वो संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का सदस्य हो, और सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगी। अब आप 6 महीने में 25 से 25.5 साल के हो जाएंगे, और आपको फिर कैसे वो राज्यसभा का सदस्य नामित नहीं हो पाए? मान लो आपका 22 साल का उम्र है, आप लोकसभा सदस्य बनने के लिए भी आप योग्यता नहीं रखेंगे। अगर 22 साल हो तो 6.5 महीने में आप 22.5 साल के हो जाएंगे। लोकसभा सदस्य की योग्यता भी तो नहीं रख रहे हैं ना आप, तो फिर आप कैसे बनेंगे मंत्री? इसका मतलब ये है, सीमित विकल्प हैं। अच्छा चलिए, अब आप देखो, अब आप और हम तो बनने से रहे, क्योंकि अभी हम वो योग्यता ही नहीं रखते हैं कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित हो पाए, और लोकसभा के चुनाव लड़ने से हमें कोई वोट देने वाला है नहीं, तो हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे, तो हम तो मंत्री नहीं बन पाएंगे। और आपका भी उम्र नहीं हुआ है उतना, तो आप भी नहीं बन पाएंगे, तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब मोदी जी के पास क्या विकल्प है? अब मोदी जी के पास है कि उनके पास जो मंत्री हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, ये लोग जो मंत्री उनके पास हैं उनकी कैबिनेट में, उन लोगों से काम करवाएं, क्या दिक्कत है? तो ये देखिए, ये लिखा है ना, मैं ये लेता हूँ पीला कलर, यहाँ से आपको थोड़ा हाईलाइट करके समझाता हूँ। इसमें क्या लिखा? उसकी पसंद संसद सदस्यों तक प्रतिबंधित रहती है और बाह्य प्रतिभा तक विस्तारित नहीं होती। मतलब हम लोगों को नहीं बना सकते, बाह्य प्रतिभा तक विस्तारित नहीं होती मोदी जी की पसंद। इसके अतिरिक्त मंत्री अधिकांश समय में संसदीय कार्यों में, कैबिनेट की बैठकों में एवं दलीय गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, मंत्री कहाँ व्यस्त रहते हैं? संसदीय कार्यों में, कैबिनेट की बैठकों में, दलीय गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। इस कारण जो मंत्री हैं भी, मान लो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, और वो तो संसद में बैठे हैं, वो बॉर्डर पे देख ही नहीं रहे पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है। जो तुम्हारा टेक्नोक्रेटिक है, कोई टेक्नोलॉजी संबंधित मंत्री हैं, वो इसरो का काम नहीं देख पा रहे। राजनाथ सिंह को DRDO को काम देखने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। मंत्री कहाँ व्यस्त है? मंत्री व्यस्त है संसदीय कार्यों में, कैबिनेट की बैठकों में, दलीय गतिविधियों में व्यस्त है। अब इनसे संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन इन्हें मजबूर करता है कि इन कामों में व्यस्त रहे? तो अभी हम बताते हैं आपको। अब हम समझते हैं संसदीय कार्यों में कैसे व्यस्त रहते हैं। संसदीय कार्यों में ऐसे व्यस्त रहते हैं, प्रश्नकाल का नाम सुना है आपने? प्रश्नकाल के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से बहस करना हो, किसी विषय पे मतदान चलना हो, तो संसद के कहते नहीं, उसमें 2/3 बहुमत का आवश्यकता है या बहुमत की आवश्यकता। वैसे भी आज बीजेपी के पास उतने सदस्य नहीं है। राजनाथ सिंह यदि बॉर्डर पर डटे हैं तो यहाँ संसद में मतदान कौन करेगा? आप ही बताइए हमें। तो प्रश्नकाल, बहस और मतदान में इन लोगों को समय देना पड़ता है वहाँ। और राष्ट्रपति का अभिभाषण है अनुच्छेद 85 के तहत, 86 के तहत वो उनका विशेष अभिभाषण है, और 105 के तहत संसद के सदस्यों को जो विशेष अधिकार मिले हैं उसके तहत
जब विशेष अधिकार मिले हैं तो भरपूर स्वतंत्रता मिली है संसद में बोलने की, तो उन लोगों का बॉर्डर पे कहाँ मन लगेगा। वो तो सोच रहे हैं हमें भी राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी में आना है, अनुच्छेद 105 के विशेष अधिकार को उपयोग करना है, तो वो संसदीय कार्यों में इस प्रकार व्यस्त रहते हैं। अब आते हैं कैबिनेट की बैठक पे। अब आप कहोगे कैबिनेट की बैठक में कैसे रहते हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं है, अभी आ जाएगी समझ में। अनुच्छेद 74 का बंद पढ़ लो, अनुच्छेद 74 का बंद पढ़ लो, क्या कहता है। 74 का बंद कहता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सलाह देती है। राष्ट्रपति को कौन सलाह देगा, प्रधानमंत्री अर्थात पीएम और उनकी कैबिनेट, मंत्रिपरिषद सलाह देगी कैबिनेट। और राजनाथ सिंह कौन है, कैबिनेट के सदस्य। अब उन्हें कोई मतलब ऑपरेशन सिंदूर के मामले में किसको सलाह देना है, अपने द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को सलाह देनी है, तो उन्हें वहां पे रहना पड़ेगा। अनुच्छेद 77 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 77 कह रहा है कि भारत सरकार के कार्य संचालन अर्थात कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसकी जिम्मेदारी है, मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी है। और मंत्रिपरिषद के सदस्य कौन है, राजनाथ सिंह, वो यहाँ भी व्यस्त है। अब राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर में उतना ध्यान ही नहीं दे रहे, पाकिस्तान पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। ये हो गई कैबिनेट बैठक। अनुच्छेद 74 का बंद, 74 का बंद क्या कह रहा है, राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सलाह देगा, ठीक है। और भारत सरकार का कार्य संचालन किस आर्टिकल से होगा, 77 के तहत। भारत सरकार का कार्य संचालन राष्ट्रपति के नाम से होगा, लेकिन उसकी जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद की होती है, अनुच्छेद 77 कह रहा है, तो ठीक है। अब तो होगी संसदीय कार्य, कैबिनेट की बैठक। अब ये दलीय गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। अभी मैं इसे मिटा देता हूं, फिर बताता हूं दलीय गतिविधियों में कैसे व्यस्त रहते हैं। दलीय गतिविधियां देखिए क्या है, हमारे संविधान में इसका कोई डायरेक्ट उल्लेख नहीं किया गया दलीय गतिविधि का। ये दलीय गतिविधि बीजेपी में व्यस्त रहेंगे, क्योंकि तब बीजेपी बना नहीं था, केवल कांग्रेस ही था, तो दलीय गतिविधियों को उतना उल्लेख नहीं किया गया था। लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर तो दलीय गतिविधियों में व्यस्त। बिहार में चुनाव चल रहे हैं तो सबका ध्यान तो बिहार के चुनाव में है, मतलब हमारे संविधान में सीधे उल्लेख नहीं है इनका दलीय गतिविधि का। लेकिन आप देखना, मान लो ये है 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची क्या है, भिप का बात करती है। 10वीं अनुसूची जो एंटी डिफेक्शन लॉ है 1985 से, यह सुनिश्चित करता है कि पार्टी अनुशासन बना रहेगा। पार्टी अनुशासन की बात करते हैं, मान लो अगर इनका मोदी जी को अपने संसद में बहुमत साबित करना पड़े और इनका कोई मंत्री, हम राजनाथ सिंह का उदाहरण ले रहे हैं क्योंकि वो रक्षा मंत्री और आप लोगों को समझ में भी बहुत अच्छे से आता है, ये चलेगा कि भाई हम तो चाइना बॉर्डर पे हैं, इनने कहा हम तो चाइना बॉर्डर पे हैं, और मोदी जी एक वोट से चुनाव वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, उनकी सरकार चली गई, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वो या फिर वो कोई कानून पारित करवाना हो, ये तो खैर बड़ी बात हो जाती है अविश्वास लोकमत। अब मान लो कोई कानून पास कराना हो, इनके सदस्य मंत्री कहेंगे हम तो मंत्री हैं, हम अपने कार्यों को देखेंगे, संसद में बैठने आएंगे, वो संसद में नहीं आएंगे तो बीजेपी अल्पमत में हो जाएगी, बीजेपी कोई कानून ही पारित नहीं करा पाएगी। और यदि ये नहीं आएंगे तो फिर मोदी जी क्या करेंगे, अपने लोकसभा अध्यक्ष से बोलेंगे और दल बदल के तहत इनकी सदस्यता को क्या कह देंगे, इनकी सदस्यता को खत्म कर देंगे, इनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, दल बदल के तहत। व्यवहारिक रूप से मंत्रियों को पार्टी के संगठन में भी सक्रिय रहना पड़ता है ताकि सरकार के और पार्टी के बीच तालमेल बना रहे। तो आप समझ गए हो, सीमित विकल्प अनुच्छेद 75 के 5 के तहत संसद सदस्यों तक ही प्रतिबंधित होते हैं। 75 का 1, 84 और 102, इससे आगे नहीं जा सकते। 84 के कारण हमारी अभी उम्र नहीं हुई है 30 साल, तो हम राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। 102 में अयोग्यताओं का उल्लेख है। 75 के 1 में यह उल्लेख है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त करते हैं, परंतु उन्हें संसद सदस्य होना आवश्यक है। ये कौन कह रहा है, 75 का 1, अर्थात संसद का सदस्य होना पड़ेगा। नहीं है तो 75 के 5 के तहत 6 महीने में सदस्यता स्वीकार करो, ठीक है। और अनुच्छेद 84 में तुम्हारी उम्र को भी डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए किसी को भी प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। ये सब चीजें होती हैं। कैबिनेट बैठकों में भी व्यस्त रहना पड़ता है। अनुच्छेद 77 के कार्य संचालन की बात कर रहा है, ठीक है। और अगर तुम दल बदल गतिविधियों में व्यस्त रहोगे 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आपकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा, इसलिए आपको हमेशा संसद में उपस्थित रहना पड़ेगा। ये बात जो होती है। अब आप कह रहे होंगे मुझसे कि ये तो पढ़ाने और समझाने के अच्छे तरीके हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है, इतनी बाउंडेशन नहीं होती है, ठीक है। आप अभी मुझ पर ही आरोप लगा रहे होंगे कि कुछ ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं, इतना बाउंडेशन कुछ नहीं होता। तो मैं आपको बता देता हूँ, भारत को कहते हैं कि एक बार युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। आपको पता है ना हम लोग कब हारे थे चुनाव में, युद्ध में, चुनाव में नहीं, युद्ध में।
1962 का युद्ध याद करो, भारत चीन युद्ध, भारत चीन। और हम राजनाथ सिंह का इतना उदाहरण क्यों दे रहे थे? भारत चीन युद्ध के समय हमारे रक्षा मंत्री कौन थे बताइए? उस समय हमारे रक्षा मंत्री थे कृष्ण मेनन। कौन थे? वीपी मेनन नहीं, कृष्ण मेनन। कृष्ण मेनन हमारे रक्षा मंत्री थे, ठीक है। और ये कब से कब तक रहे थे? 1957 से 1962 तक हमारे रक्षा मंत्री रहे कृष्ण मेनन। और जो भीके कृष्ण मेनन है, जो भीके कृष्ण मेनन, इनका नाम है भीके कृष्ण मेनन, ठीक है। ये कौन थे? ये वकील थे, ये वकील थे। अब ये वकील थे, वकील साहब रहे ये तो, अब इन्हें युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। और अब ये क्या कर दिया? चाइना ने भारत पर हमला कर दिया। अब 1962 के युद्ध में स्थिति ये है कि इनकी इतनी ज्यादा आलोचना हुई, लोग ये कहने लगे अगर कोई अनुभवी सैन्य व्यक्ति होता तो शायद युद्ध की तैयारी उतनी बुरी नहीं होती, ठीक है। अब आप कहोगे फिर इन्हें क्यों बनाया गया? इन्हें इसलिए बनाया गया कि प्रधानमंत्री की राजनीति, जो मंत्री जो होती है, मंत्री का जो चयन होता है प्रधानमंत्री की राजनीतिक मजबूरी होती है, पीएम की मजबूरी हो जाती है मंत्री का चयन करना। क्या मजबूरी होती है? वही मैंने आपको बताया था। प्रधानमंत्री को कई बार जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और गुटबंदी के आधार पर मंत्रियों का चयन करना पड़ता है। उन्हें विशेषज्ञता के आधार पर मंत्रियों का चयन नहीं कर पाते। मान लो कोई स्वास्थ्य मंत्री है, वो डॉक्टर नहीं है, उसने मेडिकल की कोई पढ़ाई नहीं की, फिर भी हमने उसे उठा के स्वास्थ्य मंत्री बना दिया है। कोई मिलिट्री का ABCD भी नहीं जानता, वो रक्षा मंत्री बन गया। और कभी कभार प्रधानमंत्री कोई अच्छे विशेषज्ञ, मान लो उनमें से कोई एक, अब ये तो नहीं है कि सबके सब नहीं होते, थोड़ा बहुत ये भी देखा जाता है कि हाँ कुछ आता भी है, तो थोड़ा बहुत जानकारी भी है, तो उनके पास समय नहीं है। समय क्यों नहीं? क्योंकि वो पार्लियामेंट्री ड्यूटी में व्यस्त हैं। जैसे कि मैं आपको अनुच्छेद 74 का 1 बता रहे हैं, अनुच्छेद 75(1), 75 का 5 बताया है, अनुच्छेद 77 जो बताया है, अर्थात जो कार्यों के संचालन की जिम्मेदारी मंत्रियों के पास होती है। तो मंत्री किसमें बैठे हैं? संसद में बैठा है, कैबिनेट की बैठकों में व्यस्त है। 74 आर्टिकल 74 के तहत कैबिनेट की बैठकों में व्यस्त है। वो दलीय गतिविधियों में व्यस्त है, ऐसा अपनी पार्टी पॉलिटिक्स में व्यस्त है। बिहार में चुनाव चल रहा है और मंत्री को बिहार से मतलब ही नहीं है, वो बिहार के ही मंत्री हैं बीजेपी के, और बिहार से ही मतलब नहीं है, वो अपने मंत्रालय में व्यस्त हैं। तो बिहार में बीजेपी चुनाव हार जाएगी, इसलिए वो अपनी दलीय गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। नतीजा ये निकलता है कि प्रशासनिक कार्यों के लिए मंत्रियों के पास समय, न तो समय बचता है, न ही उतनी उनके पास एनर्जी होती है। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के दोष बता रहे हैं। ये देखिए, ये दोष लिखा है पार्लियामेंट्री सिस्टम के, हम लोग दोष पढ़ रहे हैं। संसदीय प्रणाली के कारण विशेषज्ञ प्रशासन अर्थात एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेशन विकसित नहीं हो पाता। भारत की एडमिनिस्ट्रेशन क्यों एक्सपर्ट नहीं हो पाता? इसी वजह से। इसलिए मान लो अब आज भी भारत में भी डिबेट चलता है कि यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम अमेरिका की तरह लाया जाए, मतलब यहाँ जो भी मंत्री होगा उस क्षेत्र का स्पेशलिस्ट होगा, और मंत्री का चयन राष्ट्रपति के ऊपर होता है, प्रेसिडेंशियल। ट्रंप का मंत्री किसी भी संसद का सदस्य नहीं होता, ट्रंप का मंत्री केवल ट्रंप के प्रति जिम्मेदार है। ट्रंप ये देखेंगे अगर किसी को रक्षा मंत्री बनाना तो सबसे बड़ा रक्षा विशेषज्ञ कौन है, किसे सबसे ज्यादा जानकारी है। किसी को टेक्नोलॉजी मंत्री बनाया तो सफल बिजनेसमैन को उठा लेगा कि सबसे सफल बिजनेसमैन कौन है, किसने अपना बिजनेस ग्रो किया है, उसे ट्रंप उठा के अपना मंत्री बना लेगा, ताकि मंत्री अच्छा काम करेगा तो ट्रंप अगली बार भी चुनाव में जीतेगा। मतलब ये बात होती है। अब ये बताइए, आप कहोगे ठीक है, आपने कभी एक बात तो सुनी होगी, एक बात तो सुनी होगी कि भारत में नेताओं की नहीं चलती, भारत में वास्तव में तो सिविल सर्विस वाले IAS, IPS, IFS लोगों की चलती है। क्योंकि वास्तविक नीति निर्माण है, पॉलिसी मेकिंग कौन करता है? जो नौकरी वाले लोग हैं, नौकरशाह लोग हैं। IAS, IFS, IAPS करते हैं, IPS, IFS, IAS करते हैं। मंत्री क्या करते हैं? मंत्री केवल राजनीतिक दिशा देते हैं। वो तो बस ये कहते हैं भाई कैसी भी नीतियां बनाओ, हमें हमारी पार्टी को फायदा होना चाहिए, राजनीतिक फायदा होना चाहिए। और मंत्री क्या कर रहे हैं? राजनीतिक फायदा के लिए राजनीतिक दिशा देते हैं। वास्तविक नीति निर्माण नौकरशाह करते हैं। इसलिए इंडिया इज अ डेमोक्रेसी ऑफ पॉलिटिशियन बट अ ब्यूरोक्रेसी ऑफ एक्सपर्ट्स। समझो, इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी है किसकी? पॉलिटिशियंस की। और परंतु चला कौन रहा है? चला रहा है ब्यूरोक्रेसी के जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो चला रहे हैं। मतलब, और हमारे यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व की बात कर रहा है अनुच्छेद 75 के 3 के तहत। क्या होता है सामूहिक उत्तरदायित्व? लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है अनुच्छेद 75 के 3 के तहत।
मतलब हमारे यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक उत्तरदायित्व की वजह से कोई एक मंत्री भी अकुशल हो तो पूरी सरकार को आलोचना झेलना पड़ती है। क्या आप कोई ऐसा उदाहरण बता सकते हैं कोई एक मंत्री अकुशल रहा हो और पूरी सरकार को आलोचना झेलना पड़ी हो? तो आपके सामने सीधा लिखा है कृष्ण मेनन। 1962 के युद्ध में भारत की हार के बाद पूरी नेहरू सरकार को, नेहरू की पूरी गवर्नमेंट को आलोचना झेलना पड़ी, जबकि जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी रक्षा मंत्री की थी। और आलोचना किसको झेलना पड़ी? आलोचना पूरी नेहरू की कैबिनेट को झेलना पड़ी, नेहरू कैबिनेट को आलोचना झेलना पड़ी कि तुम क्या कर रहे हो भाई, चीन से इतने बुरी तरीके से कैसे हार गए आप लोग। मतलब समस्या ये है कि भारत जैसे जटिल समाज में, हमारे इतने बड़े देश में, इतने जाति धर्म और भाषा वाले देश में विशेषज्ञता की कमी रह जाती है। मतलब विशेषज्ञता की कमी रहती है, नीतियां हमारी कमजोर बनती हैं। तो इसका फिर कोई समाधान तो होगा। तो मैं इसके कुछ समाधान आपको बता देता हूं। देखिए समाधान इसके आप लिख लीजिए। समाधान आपके मेंस में बड़े काम में आएंगे ये समाधान। और ये कोई ऐसे उठा के दिए गए समाधान नहीं है, वास्तव में राज्यसभा के माध्यम से विशेषज्ञों को हम लोग मंत्रिमंडल में ला सकते हैं। किसके माध्यम से? राज्यसभा के माध्यम से। आपके पास कोई उदाहरण ऐसा है जो राज्यसभा के माध्यम से हम मंत्रिमंडल में कोई योग्य व्यक्ति को लाए हैं? मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, ये राज्यसभा के माध्यम से ही आए थे और काफी योग्य व्यक्ति थे मनमोहन सिंह। ठीक, एक तो ये है। दूसरा, नीति निर्माण में नीति आयोग और एक्सपर्ट कमेटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग में, नीति निर्माण में नीति आयोग का और विशेषज्ञों की क्षमता का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेषज्ञ का कमेटी, ठीक है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एआरसी ने भी कई बार सुझाव दिए हैं कि डिसीजन मेकिंग में विशेषज्ञों को क्या दिया जाए? जगह दी जाए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ARC 1, ARC 2 आपने मोरारजी देसाई के टाइम पे आया था, प्रशासनिक सुधार आयोग 1, फिर उसके बाद ARC 2 आया। ठीक है, तो ARC क्या कह रहा है? ARC कई बार प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा है कि डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन को किसके द्वारा लिए जाए? डिसीजन विशेषज्ञों के द्वारा लिए जाए, ना कि झोला छाप मंत्री के द्वारा। ठीक है, विशेषज्ञ द्वारा डिसीजन लिए जाए। ये इसका समाधान हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बातें कुछ समझ में आई होंगी। और रही बात इसकी कि भाई आर्टिकल नहीं आ रहा है समझ में, तो इससे पहले मैंने, जैसे मैं अब संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रपति, राज्यपाल ये सब पढ़ा रहा हूं, तो इसके पहले आर्टिकल आपको मुंह जबानी याद करा दिए। आप मेरे पिछले वीडियो उठा के देख लीजिए, एक एक आर्टिकल को याद कराया है मैंने, सब कुछ याद है। जो पिछले वीडियो देखा है उसे सब पता है कि आर्टिकल 84 में मैंने क्या ट्रिक दी थी। जैसे आर्टिकल 84 की बात आ जाती है, योग्यता की बात आ रही, 84 में मैंने क्या कहा था? 84 में मैंने कहा था कि 4 किताबें पढ़ने से आप योग्य हो जाओगे। तो योग्यता की बात 84 में कहा था। ठीक है, और 85 की अभिभाषण की बात कर रहे, तो मैंने लिखा था कि 85 जो है संसद के सत्र का अवसान और विघटन की बात कर रहे हैं। तो 5 से मैंने कहा था पंचायतों का विघटन वगैरह होता है ना, गांव में पंचायतें बुलाई जाती, वो वाली बात से आपको याद कराया था मैंने। सब आर्टिकल आपको याद करा के रखे हैं, आप पिछले वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, धन्यवाद। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा हो, यदि कोई सजेशन देना हो, आप अगर कोई कमेंट करेंगे तो ठीक है, हम लोग देखेंगे पढ़ाई में क्या सुधार करना है। ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपका जॉब जरूर लगे। और इस तरीके से पढ़ेंगे आप, साल 2 साल बस इस तरीके से पढ़ लीजिए, आपका 100% जॉब लग जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।